यहाँ से देखिए भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है। तो देखिएगा 0.2% यहाँ पे कार्बन भूपर्पटी में जो है कि उपस्थित है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित है। तो अत्यंत अल्प मात्रा में यहाँ पर कार्बन उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा कुछ और प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो मैं ऊपर पढ़ाया था आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक और विलयन व गलित अवस्था में विद्युत चालन। तो जो है कि उपर्युक्त में से सभी जो है कि आपके राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी, ये क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म है। ठीक है, तो इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए यहाँ से भूपर्पटी में खनिजों के रूप में क्या उपस्थित है। तो भूपर्पटी में जो है कि खनिजों के रूप में यहाँ पर जो है कि कार्बोनेट भी उपस्थित है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोयला और पेट्रोलियम। ये उपर्युक्त सभी आपके जो है कि राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अब देखिएगा मैं इन प्रश्नों को जो है कि कहाँ से बनाया हूँ। तो यहाँ से देखिएगा भूपर्पटी तथा वायुमंडल में क्या है, केवल 0.2% कार्बन उपस्थित है। और यहाँ से देखिएगा ये क्या है, तो अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है, इसके बावजूद भी इसका महत्व है। यहाँ से एक प्रश्न बना था। और देखिएगा यहाँ से जो है कि कार्बन में जो है कि सहसंयोजी आबंध इनके जो है कि यहाँ से देखिएगा आयनिक, यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। तो यहाँ से ये आपके सारे प्रश्न बने थे। और देखिएगा कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं ऊपर आपको बताया था। और देखिएगा यहाँ से देखिएगा, यहीं से मैं आपको पढ़ाया था, कार्बन के सबसे बाहरी जो है कि कोष में जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से और भी प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है। तो वो जो बॉक्स में जो मैं आपको बताया था, तो वहीं से ये प्रश्न मैं बनाया हूँ। क्लोरोफॉर्म CHCl3 का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है। तो जो है कि क्लोरोफॉर्म का जो है कि गलनांक कितना होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो है कि गलनांक कितना होता है, 209 होता है। और क्वथनांक कितना होता है, तो 334 होता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप जो है कि नोट डाउन भी करिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, कॉन्सेप्ट के बाद MCQ जब आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और जो है कि 50% आपके माइंड में यहीं पे घुस जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर का प्रश्न, एसिटिक एसिड CH3COOH का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है। तो वही बॉक्स से ही यही प्रश्न बना है, और देखिए 7 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एसिटिक एसिड का जो है कि गलनांक 290 और जो है कि क्वथनांक कितना होता है, तो 391 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए 8 नंबर का प्रश्न आपकी, तो यहाँ पे देखिएगा यहीं से जो है कि आपका जो है कि प्रश्न बना था। एसिटिक एसिड का जो है कि गलनांक 290 और जो है कि क्वथनांक 391 और क्लोरोफॉर्म का जो है कि गलनांक कितना होता है, 209 और यहाँ पे क्वथनांक कितना होता है, 334। तो ये जो है कि आप नोट डाउन करिएगा, सारे फैक्ट हैं। और देखिएगा अधिकांश कार्बन यौगिक के अच्छे विद्युत चालन न होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण नहीं होता, ये भी सही है। और यहाँ से देखिएगा यौगिकों का आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ये भी सही है। और यहाँ से देखिएगा यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक की अपेक्षा कम होता है, तो ये भी सही है। यानी कि उपर्युक्त सभी जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। और मैं ये प्रश्न जो है कि कहाँ से बनाया हूँ, तो ये मैं प्रश्न यहीं से बनाया हूँ, जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बना था यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक की तुलना में कम होता है। पहला ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बना था और ऑप्शन नंबर जो है कि बी यहाँ से बना था। इन परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण
बल नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा जो है कि यहाँ से बना था, तीसरा जो है कि ऑप्शन नंबर सी, इन यौगिकों के आबंध से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये फ्रेंड्स देखिए एमसीक्यूज करने का यही फायदा है कि आपको प्रश्न किस तरह बनता है ये जो है कि आपको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा आगे यहाँ से ये प्रश्न हो गया है। और देखिए यहाँ से हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो है कि हाइड्रोजन के कोष में जो है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न मैं कहाँ से बनाया हूँ, यहाँ से मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। और देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है, तो देखिएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु और H2 प्राप्त होता है। जो है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन के अणु और जल प्राप्त होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करेंगे। और मैं इन सभी प्रश्नों को कहाँ से बनाया हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, अतः इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। और बिल्कुल मैं बढ़िया तरीके से इतना एमसीक्यूज बनाया हूँ कि अगर आप एमसीक्यूज भी अगर देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं तो लगभग 70% आपके कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु एवं जल बनाते हैं। तो यहीं से मैं आपका प्रश्न बनाया था। और देखिएगा यहाँ से क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए क्लोरीन के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो प्रश्न बन सकता है। और एनसीईआरटी की खास बात यही है, जो देता है वही एग्जाम में जो है कि पूछता है, उससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं। ये जो है कि आप दिमाग से जो है कि बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है। तो क्लोरीन की जो है कि परमाणु संख्या यहाँ पर जो है कि 17 होती है। आप जो है कि यहाँ से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर होती है 6 होती है। इसको जो है कि आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिए मैं इन प्रश्नों को कहाँ से बनाया हूँ मैं नीचे दिखाऊंगा। और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन से साझेदारी करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा ये मैं प्रश्न सारा कहाँ से बनाया हूँ, ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो जो है कि ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए जो है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिएगा मैं प्रश्न फ्रेंड्स कहाँ से बनाया हूँ, तो सबसे पहले जो है कि एक प्रश्न यहाँ से बना था, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से ऑक्सीजन के एल कोष में जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसके अष्टक को पूरा करने 2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रश्न यहाँ से आपका बना था। तो यहीं से सारे प्रश्न मैं बनाया हूँ ताकि फ्रेंड्स आपके फैक्ट जो है कि क्लियर हो जाएं यहीं पे। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है कि कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर होती है 7 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि मैं ऊपर बताया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे। और देखिएगा यहाँ से जल किसकी आबंध संयोजकता को दर्शाता है, तो यहाँ पे देखिएगा जल जो है कि जल हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को जो है कि दर्शाता है। जल किसकी आबंध संयोजकता को दर्शाता है, तो जल जो होता है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणुओं को जो है कि दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। और यहाँ से देखिएगा जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बना था और एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था, ठीक है। अब देखिएगा आगे। और यहाँ से सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है, तो सीएनजी का जो है कि प्रमुख घटक यहाँ पर है मीथेन है, मैं ऊपर आपको बताया हूँ। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा आगे कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, तो मैं जो ब्रैकेट में बताया था आपको
कार्बन के जो है कि अपरूप क्या है, तो ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है और हीरा है। ये उपर्युक्त सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि कार्बन के अपरूप, और यहाँ से लिख लीजिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट लिख लीजिए, और यहाँ पे फ्लोरीन लिख लीजिए, और यहाँ पे हीरा आप लिख लीजिए। इन 3 चीज़ों को लिख लीजिए आप कि ये क्या है, तो कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो जो है कि सहसंयोजी आबंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो ग्रेफाइट में कौन कौन से गुण होते हैं, तो मैं ब्रैकेट में बताया था आपको कि ग्रेफाइट में जो है कि चिकना और फिसलनशीलता होती है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और विद्युत का जो है कि ये सूचालक, यहाँ पे देखिए विद्युत का सूचालक होता है ग्रेफाइट, ये भी सही है। और जो है कि कार्बन के जो है कि प्रत्येक परमाणु का आबंध 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी, यानी कि उपर्युक्त सभी विकल्प ग्रेफाइट के गुण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं मेथेन के घटक क्या हैं, तो CNG है, यहाँ से एक प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था और एक प्रश्न यहाँ से बना था। और देखिए एक और प्रश्न यहाँ से आपका बना था कार्बन के अपरूप के रूप में, जो उपर्युक्त में से सभी सही था। तो यहाँ से देख सकते हैं कार्बन के अपरूप हीरा है और ग्रेफाइट है और यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। और देखिएगा यहाँ से आगे, तो ग्रेफाइट क्या है, तो विद्युत का सुचालक होता है। और जो है कि ग्रेफाइट का जो है कि गुण भी पूछा था, तो देखिए ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। और पिछले अध्याय में आपने जिन अधातु के बारे में अध्ययन किया उसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर ग्रेफाइट का गुण भी दिया गया था, जो एक प्रश्न मैं आपको यहाँ से बनाया था। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है कि आपका अब ख़त्म होता है। और जो है कि कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के साथ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आज की जो है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, उसका जो है कि रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। और जो है कि देखिए वीडियो जो अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले जो है कि चैप्टर के साथ। जय हिंद। आपका जो है कि ख़त्म होता है। ये आपके जो है कि चैप्टर में कुछ MCQs दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो जो है कि एथेन का आणविक सूत्र यहाँ पे C2H6, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो जो मैं आपको ऊपर बताया था 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं एथेन में। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो कीटोन, जो मैं ऊपर बॉक्स में दिया गया था मैं उसको पढ़ाया था। तो जो है कि ये प्रक्रियात्मक समूह में क्या है, कीटोन होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है, इसका कारण यही है कि बर्तन के जो है कि तली पर जो काली जमी होती है वो क्या होते हैं, तो अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है कि उसमें नहीं अच्छी तरह से लगती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बना था TRE 3 में, जो मैं 6 to 8 मैथ और साइंस में जो री एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 में उसमें बना था। देखिए, और ये 3 आपके जो है कि इस जो है कि अभ्यास में दिए गए हैं। इस चैप्टर में 4 प्रश्न, जो कि यहाँ से देखिए ये 4 नंबर का प्रश्न भी उठाया गया था और यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न भी उठाया गया था एक ही पेपर में। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है पादप में जाइलम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इनके लिए देखिएगा हमने ऊपर आपको बताया था सूर्य का प्रकाश भी जो है कि आवश्यक है।
क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं। और देखिएगा पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी। और यहीं से देखिए आपका जो है कि प्रश्न बना भी था। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके एमसी और ये मैं प्रश्न आपको जो है कि दिखाना चाहूँगा, मनुष्य में गुर्दे किसके जो है कि तंत्र का हिस्सा हैं, तो मल त्याग का ही हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए। और यही जो है कि प्रश्न यहाँ से बना था, जो पहला प्रश्न मैंने आपको दिखाया था। तो जो है कि यहाँ से देखिएगा उत्सर्जन और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मल त्याग जो है कि दोनों एक ही संबंधित प्रश्न है, जो कि यहाँ से जो है कि देखिए ये प्रश्न यहाँ से है और ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से है। तो इसी चैप्टर से एक ही एग्जाम में TRE 3 री एग्जाम 6 to 8 मैथ और साइंस में 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो सकता है। और देखिए अब इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके MCQs हैं, MCQs हम लोग करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए आंसर आपको अगर पता है, आपने ऊपर फैक्ट बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठाया है, तो जो है कि आप कमेंट भी करते जाइएगा, वीडियो को प्यूज कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर जो है कि पहले का राइट आंसर ये है। ठीक है, तो देखिए पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव हैं, तो हमने हाईलाइट करके ऊपर आपको दिखाया था, पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं, यही उनका मुख्य कारण है कि पौधे जो है कि सजीव हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न, यहाँ से देखिए ये प्रश्न मैं आपको दिखाया था, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, यही एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है कि पौधे जो है कि जीवित यानी कि सजीव हैं। ठीक है, अब यहाँ से और देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में जो है कि बन सकता है, और हम लोग अभी ऊपर ही पढ़े हैं। तो देखिएगा इसको, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए कहाँ से बना था, तो मैं आपको जो है कि नीचे भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को जो है कि क्या कहते हैं, तो इसको जो है कि हम लोग कहते हैं पोषण। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से बना था, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था। और देखिएगा यहाँ से ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो एक प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था। ठीक है, और देखिएगा आपका जो है कि अगला प्रश्न क्या है, सजीव की संगठित व सुव्यवस्थित संरचना के समय के साथ साथ किसके प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, तो 4 का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, और पर्यावरण के कारण जो है कि विघटित होने लगती है। और ये प्रश्न आप जो है कि आप अभी ऊपर ही देखे थे, मैं दिखाया था आपको। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पर्यावरण, और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका अनुरक्षण का टूट फूट प्रक्रम आवश्यकता होती है। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न मैं आपको जो है कि दिखाऊंगा नीचे। ठीक है, और यहाँ से 4 नंबर का जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, पर्यावरण है। और ये प्रश्न जो है कि आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं ऊपर ही इसको खोज रहा था, यहाँ से देखिए सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, और सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। देखिए वही लाइन में जो है कि आपके MCQs में उठाया हूँ, और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। और देखिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न, क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए किस की आवश्यकता होती है, तो अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर थोड़ा सा अगर आप नीचे करेंगे तो जैव प्रक्रम और जो है कि पोषण की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ठीक है, और ऊर्जा की, तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। यहाँ से अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होगी, यहाँ से अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होगी, और इनके लिए जो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यही दोनों आपका ए और बी ऑप्शन था, जो कि सी हो गया था राइट आंसर। तो देखिएगा
किस जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में जो है कि रहती है। तो यानी कि वो कौन से जो है कि जीव हैं जिनकी जो है कि पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। तो जो है कि आपका एक कोशिकी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक कोशिकी जीव के जो है कि पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। और ये प्रश्न मैं नीचे दिखाऊंगा, इससे पहले आप 7 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए। मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ ही दिखा दूंगा। शरीर के जो है कि बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है। तो जो है कि उसका उपयोग यहाँ पर श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है कि देखा कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका जो है कि उपयोग क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से एक और प्रश्न को देख लीजिए, मैं सभी प्रश्नों को जो है कि ऊपर नीचे दिखा दूंगा। किन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुकोशिकी जो है कि इनके जो है कि पर्यावरण, यहाँ पर देखिएगा ये जो एक कोशिकी होते हैं ये जो है कि पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं। और बहुकोशिकी जीव के जो है कि कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। तो आपका इस प्रश्न का 8 नंबर के प्रश्न का जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है राइट आंसर। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। एक कोशिकी जीव को क्या करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिएगा भोजन ग्रहण करने के लिए जो है कि एक कोशिकी जीव को जो है कि किसी विशेष अंग की ज़रूरत नहीं होती है। और गैसों का आदान प्रदान करने के लिए किसी विशेष अंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक कोशिकी जीवों को। और वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए भी किसी अंग की जो है कि विशेष अंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक कोशिकी जीवों को। तो उपयुक्त में से बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर डी। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए ये सारे प्रश्न आपके यहीं से जो है कि बने थे। शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। यहाँ से एक प्रश्न बना था। और एक दूसरी तीर यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव पूरी तरह जो है कि पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं और इन्हें जो है कि भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं पड़ती है। किनको, तो एक कोशिकीय जीव को। यहाँ से नोट डाउन करिएगा। और देखिए यहाँ से बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी जो है कि अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। और यह जो है कि इनको बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विकृष्ट हो जाते हैं। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और भोजन तथा ऑक्सीजन का जो है कि अंतःग्रहण, और यहाँ से यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है। और यहाँ से देखिएगा भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो ये मैं ऊपर जो प्रश्न आपको 4-5 बताया था वो जो है कि उसी जो है कि पेज से मैं बनाया था। ठीक है, अब देखिएगा आगे। भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जैसे कि मैं अभी ऊपर आपको दिखाया था। ठीक है, अब देखिए जो है कि 11 नंबर का प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो जो है कि ये कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन कहलाता है जो कि अपशिष्ट पदार्थों या अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर जो है कि इसको मैं पहले दिखा दूँ। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो ये जो है कि लाइन बाय लाइन मैं जो है कि MCQs बनाया हूँ, खुद पढ़ा हूँ, मेहनत किया हूँ, तब जो है कि ये सारे जो है कि आपकी क्लास आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए जो इतना अगर बढ़िया तरीके से अगर मेहनत कर पा रहा हूँ, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो है कि कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा
लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न, जटिल पदार्थों को सरल, यहाँ पे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, उसे प्राप्त करने के लिए कौन से जैव उत्प्रेरक का जो है कि उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि देखिएगा जो है कि कौन से उत्प्रेरक का जो है कि प्रयोग किया जाता है, तो एंजाइम का जो है कि प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये मैं जो है कि 13 नंबर का प्रश्न आपको बताऊँगा। जो जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, वे कौन से जीव हैं? तो वे जो है कि जीव हैं स्वपोषी जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा मैं इन प्रश्नों को भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं। एक नज़र ये याद रखिएगा, पहले तीर एक प्रश्न और ये दूसरी तीर जो है, मैं आपको दूसरा प्रश्न क्या बताया था, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जो है कि जैव उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एंजाइम यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो है कि सारे फैक्ट हैं जो आपने एमसीक्यूज में भी देखा। और यहाँ से देखिए 14 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कहता है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी जो है कि घटना होती है? तो वो 3 ऑप्शन में जो आपको ऊपर दिखाया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कि कौन सी घटना होती है या कौन सी क्रिया होती है, तो देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना ये क्रिया होती है, और जो है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना एक ये क्रिया होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना ये भी एक जो है कि क्रिया होती है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया हूँ, ऊपर नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा जो है कि पूरी होती हैं? तो ये जो है कि पूरी होती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ से एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। इन बिंदुओं को जो है कि क्या कहते हैं? तो इन बिंदुओं को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो है कि आपको ऊपर भी बताया था और यहाँ भी दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा करते हैं। एक ये जो तीर है ये आपका एक प्रश्न यहाँ से बना था, और देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनाया था जो मैं दूसरी तीर यहाँ से, और मैं जो है कि पेन से भी लिखा हूँ ताकि जो है कि आपको समझने में समस्या ना हो। प्रकाश संश्लेषण के जो है कि दौरान हुई क्रिया, तो ये जो है कि 3 क्रियाएं हुई हैं जो मैं एक प्रश्न यहाँ से बनाया था। और देखिए यहाँ से एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, और देखिए यहाँ से कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें जो है कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो एक तीर यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से मैं बनाया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मरुद्भिद पौधे रात्रि में जो है कि क्या लेते हैं? तो जो मरुद्भिद जो है कि यहाँ पे जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वो जो है कि रात में जो है कि क्या लेते हैं? तो जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो है कि आपका चैप्टर 4 और जो है कि चैप्टर 5 के एमसीक्यूज ख़त्म हो गए हैं, और देखिए अब हम लोग चैप्टर जो है कि 6 का एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपके पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि घ्राण ग्राही किसके लिए होते हैं, यानी कि जो घ्राण ग्राही होते हैं वो किसके लिए होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से होते हैं क्या, प्रकाश की संवेदना के लिए, या गंध की संवेदना के लिए, या स्पर्श की संवेदना के लिए, या स्वाद की संवेदना के लिए। तो देखिए जो घ्राण ग्राही होते हैं ये होते हैं स्पेशली फ्रेंड्स गंध की संवेदना के लिए। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके जो है कि 10th की एनसीईआरटी से लिए गए हैं,
और बिल्कुल आप जब 10th की एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो ये सारी जो है कि चीज़ें जितने हम एमसीक्यूज बनाए हैं ये आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। और देखिए यहीं से प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होता है। तो देखिए जो मनुष्य के शरीर में जो है कि नियंत्रण व समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होता है, तो ये जो है कि हार्मोनों के द्वारा भी होता है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है और जो है कि पेशी ऊतक के द्वारा भी होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। ये देखिए आपके पीआरटी में भी पूछा गया था। तो देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सारे प्रश्न हैं। देखिए इनका जो है कि आप अगर अध्ययन करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स टीआरई 4.0 में आपको जो है कि इस एमसीक्यूज का संपूर्ण लाभ मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कौन सा पादप हार्मोन है, तो देखिएगा इसमें जो है कि साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ये आपके जो है कि 6 to 8 में पूछा गया था और टीआरई 3 री एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट इसको जो है कि करेंगे और देखेंगे 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसको जो है कि कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो किसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से सोचने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है, और हृदय स्पंदन के लिए तो ये भी सही है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए तो ये भी जो है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर के संतुलन बनाने के लिए। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे स्वाद की ग्राहियों को क्या कहते हैं, यानी कि जो स्वाद की ग्राहियाँ होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रस संवेदी ग्राही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिएगा आगे 8 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए जो है कि ये रामबाण सिद्ध होंगे एग्जाम में, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें साइंस पूछा जाता हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है कि पढ़ा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है, यानी कि कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, द्रुमाकृत सिरे। इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, द्रुमाकृत सिरे, द्रुमाकृतिक सिरे। ऑप्शन नंबर सी इसको जो है कि याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा यहाँ से द्रुमिका से विद्युत आवेग कहाँ जाता है, यानी कि जो द्रुमिका होती है उसमें से जो है कि विद्युत आवेग कहाँ पर जाता है, तो यहाँ पे जाता है कोशिका में, कोशिकाएं में जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी लाइनें आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं और वहीं से ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी वहीं से प्रश्न बने थे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
कौन सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत करता है? तो यह करता है फ्रेंड्स न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? यानी कि जो तंत्रिका ऊतक होता है यह किसका बना होता है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा बना होता है और न्यूरॉन के द्वारा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी जो है कि दोनों जो है कि सही हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा और न्यूरॉन के द्वारा जो है कि तंत्रिका ऊतक बनता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे 13 नंबर का प्रश्न, तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं संवेदी तंत्रिकाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं और महसूस करते हैं तो वही संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं और यह सूचना जो है कि मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। ठीक है, और देखिएगा आगे यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ये प्रश्न जो है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो जो है कि यह सेरिब्रेम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है, आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है? यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो मेरुरज्जु है जो कि फ्रेंड्स यह प्रतिवर्ती क्रिया से जो है कि ये तंत्रिका ऊतक संबंधित है। कौन सा? तो मेरुरज्जु। इसको जो है कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए संबंधित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उसको जो है कि कौन बनाते हैं? तो उसको जो है कि फ्रेंड्स बनाते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मेरुरज्जु के कार्य हैं। यानी कि जो मेरुरज्जु होता है उसके कार्य कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, ये मेरुरज्जु का कार्य है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण, यह भी मेरुरज्जु का कार्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी जो ऑप्शन है ये जो है कि मेरुरज्जु के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 18 नंबर का प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? यानी कि मानव शरीर का जो है कि कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि मस्तिष्क जो है कि क्या होता है? तो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम जो है कि सभी चैप्टर के प्रश्नों को आपसे रूबरू करवा देंगे ताकि फ्रेंड्स आपके जो है कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इनको सही कर पाएंगे। ठीक है, और मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी कि मनुष्य में जो है कि ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है कि मनुष्य में ताप नियमन जो है कि नियंत्रित किया जाता है। यानी कि साफ आप समझिए, मनुष्य के शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा यहाँ पे जो है कि 20 नंबर का प्रश्न, श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? यानी कि श्वसन का नियंत्रण, जो हम लोग सांस लेते हैं, इसका नियंत्रण जो है कि मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ये जो है कि मेडुला ऑब्लंगेटा। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे, तो ये भी चैप्टर नंबर 6 भी आपका ख़त्म होता है। और इस चैप्टर के जो है कि लास्ट में अभ्यास दिया है
इसमें अभ्यास में 3 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है कि इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक पीआरटी में और एक 6 to 8 में टीआरई 3 में। तो ये अभ्यास भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें से देखिए साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न नंबर 1 का। और देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। और मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क देखिएगा सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। यानी कि इसका उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिएगा चैप्टर नंबर 6 भी आपका खत्म होता है। यानी कि हम लोग 2 क्लास में 1 2 3 यानी कि एक दिन में 3 चैप्टर और एक दिन में 3 चैप्टर, और देखिए 6 चैप्टर आपके खत्म होते हैं। कल जो है कि आपको एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के और चैप्टर नंबर 8 के और चैप्टर नंबर 9 के। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।